नमस्कार दोस्तों, मैं वारसी सर और आप सभी का सागर एकेडमी चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल पर मेरा पहला क्लास आप लोग को बीच आ रहा है और जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी पहचानते होंगे, जानते होंगे कि मैं आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने के लिए इस मंच पर आया हूं। और आप सभी को पता होना चाहिए, आज इस कोरोना महामारी के वजह से सारे संस्थान जो ऑफलाइन क्लास चलते थे सब बंद हो गए हैं, जिसके वजह से हम सभी लोगों ने एक प्रयास किया, विशेषकर संस्थान के जो है डायरेक्टर श्री शुक्ला सर ने ये प्रयास किया कि जो है आज बच्चों के भविष्य की बात है तो क्यों ना जो है बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दिया जाए। और इसी क्रम में हम लोगों ने इस मंच पर आकर के ये चाहा कि आज आप लोग को जो है ऑनलाइन क्लास दिया जाए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, इधर बीच कुछ एग्ज़ाम्स की बातें हो रही, डेट वगैरह आ गया है, जैसे CHSL का आ गया है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर एग्ज़ाम चूँकि हमारे नज़दीक हैं तो क्यों ना जो है क्लास हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तो प्रयास हमारा यही है कि जो एग्ज़ाम हमारे नज़दीक हैं उसको भी लेकर के हम लोग प्रैक्टिस बैच हो सकता लॉन्च हो, इस पर जल्द ही चर्चा हो रही है। और लैंग्वेज पे जो व्याकरण आपका है, व्याकरण पे भी हम लोग कुछ क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी बच्चे यहाँ क्लास कर रहे थे सागर एकेडमी में, तो उनका जिनका लैंग्वेज छूटा है वो तो उनका कवर किया ही जाएगा। और जो आगामी हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो उनको भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। उसमें हम प्रैक्टिस बैच संभवतः आपको जल्द से जल्द यहाँ पर चालू कर दिया जाएगा। तो प्रैक्टिस बैच में भी आप लोग आ जाएंगे और इसके अलावा लैंग्वेज क्लास आपका चलता रहेगा। तो आइए विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी जो कि नए होंगे, जो पहली बार सागर एकेडमी की चैनल पे मुझे देख रहे होंगे या और भी सारे क्लासेस देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कैसे आपकी क्लास चलेंगे। और आज मैं कुछ आपको डेमो क्लास भी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर भी सेक्शन होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विशेषकर जो वनडे की बात अगर मैं करूं तो सारे क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होते हैं और इसी लैंग्वेज पे ही सारा क्लास आपका चलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्लास तमाम जगह कर रहे हैं, ऑफलाइन भी करते थे पहले में, कोरोना से पहले हम लोग ऑफलाइन भी क्लासेस किए तमाम संस्थानों पर, ऑनलाइन तमाम। देखिए, हम लोग पूरे इंडिया में बहुत सारे चैनल हमारे चल रहे हैं जिसमें हर लड़के हर जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में लेकर के कुछ नया अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब तो मुझे लगता है बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं और वो जिसको चाह रहे हैं उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग इंग्लिश, विशेषकर मैं अगर इंग्लिश की बात करूं, क्या इंग्लिश में हम लोग को कुछ आज तक नया मिला? वही पुराने तौर तरीके से हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बोरिंग तरीका, कहीं ना कहीं उसको याद करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों में आप लोग के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूं जिसमें आपको इंग्लिश जैसी विषय जिसको लेकर प्रायः लड़के डरे रहते हैं, उनको डर लगा रहता है कि हम कैसे इसको तैयार करें, आप इस जो है वीडियो के माध्यम से पाएंगे कि इतना ईजी तरीका है जिससे कि आप इंग्लिश में कहेंगे सर बहुत ही आसान तरीका आपको मिला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में विद्यार्थियों, मैंने कुछ आप लोग के लिए नया तरीका, नया अप्रोच लाया हूँ जिससे कि इंग्लिश आपका ईजी हो सकता है। और वो दो तरीका जो मैंने अपनाया है इंग्लिश टीचिंग में, बहुत ही फ़ायदा आपको देगा। और वो तरीका क्या है? पहला तरीका जो कि अब तक की इंग्लिश टीचिंग अगर की बात करूं मैं, तो ये दोनों तरीका अब तक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैं नहीं कहूँगा केवल मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे भी लोग होंगे, हो सकता है वो भी यूज़ करते हों, लेकिन ये दो तरीका आपका इंग्लिश में नया है। और वो दो तरीका है, पहला जो आपको सुनकर ही आश्चर्य हो जाता है कि इंग्लिश जैसे विषय में आपको यहाँ क्लास ट्रिकी मिलेगा, ट्रिकी। दूसरा तरीका स्टूडेंट आपका होगा लॉजिकल। अब आप देखिए, ट्रिकी और लॉजिकल ये दो बेस मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे का उद्देश्य भी बताऊंगा कि क्यों आज हम लोग को ये दो विधियों से हमको पढ़ना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या। भाई आप क्यों पढ़ेंगे ट्रिकी और लॉजिकल? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिकी इसलिए भी ज़रूरी हो गया क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय बहुत कम मिलता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होंगे बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो हमें कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इस वजह से आप देखिए मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, यहाँ तक कि जीएस में भी हर जगह लोगों ने कम समय में जो है जवाब देने के लिए ट्रिक अपने अपने विषय में बनाया। लेकिन क्या इंग्लिश जैसे विषय में कभी ट्रिक मिला आपको? तो आप कहेंगे नहीं सर, इंग्लिश में आज तक हमें ट्रिक नहीं मिला। तो कैसे, आप सोचिए, इतना लंबा क्वेश्चन हमारे पेपर्स में आते हैं और हम लोग अभी पुराने पद्धति से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे हम समय बचाएंगे? हमें समय भी तो बचाना है। हमें पूरे पेपर के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? इस वजह से विद्यार्थियों, मैंने कॉम्पिटिटिव की वजह से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो नंबर आप क्वेश्चन को देखते हुए बहुत सारे जगह पर आपके लिए ट्रिक बनाया, जिससे कि आप कम समय में चीज़ों को सीख सकते हैं और उनका जवाब भी दे सकते हैं। तो पहला चीज़ मैंने आपके लिए बनाया ट्रिक। दूसरा आपका लॉजिकल। अब आप कहेंगे सर केवल ट्रिक से ही क्यों पूरा सारा चीज़ नहीं पढ़ाया जा सकता है? सब कुछ ट्रिक से ही पढ़ा दीजिए। आप जो लॉजिकल पढ़ा रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि ट्रिकी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक थोड़ा सा कह सकते हैं तरीका होता है, चालाकी कह सकते हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा कम समय में प्रश्नों का जवाब देने के लायक हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा किसी भी विषय में जो ट्रिक यूज होता है, क्या वो सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो पाते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा ट्रिक यूज होता है मैथ में। तो मैथ में भी देखिए, आप पढ़े होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी मैथ पढ़ रहे होंगे, उनको भी पता है कि हर ट्रिक हर क्वेश्चन पे लागू नहीं हो सकता है। तो सोचिए, इंग्लिश जहाँ पर इम्पॉसिबल था, जहाँ ट्रिक संभव ही नहीं था, तो क्या इंग्लिश में हर जगह ट्रिक लागू हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। इसीलिए विद्यार्थियों, मैंने आप लोग के लिए एक नया पद्धति भी अपनाया कि जहाँ जहाँ हमें ट्रिक नहीं मिल रहा है, वहाँ हम लॉजिकल विधि से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो लॉजिकल विधि का मतलब ये है कि हम तार्किक विधि से पढ़ेंगे। अब रटने की कोई ज़रूरत नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि हम रट के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग कई वर्षों से रट रहे हैं, चीज़ें भूलते जाते हैं। लॉजिकल में क्या होगा, हम अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे, नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। हम नियमों को रटेंगे नहीं, हम एक एक नियम के बारे में जानेंगे कि वो नियम कैसे अप्लाई किया गया लैंग्वेज में, कैसे इसको बनाया गया। जब आप उसके निर्माण को समझ जाएंगे तो आप खुद लगेगा कि अब इंग्लिश में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये दो विधियों से मैं आपको अंग्रेजी आपको पढ़ाऊँगा। और चूँकि आज पहला क्लास है, जब आपका पूरा क्लास चालू होगा तो मैं पूरी लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँगा, सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। आज तो बस एक डेमो क्लास के लिए मैं आया हूँ, तो इस नाते आपको आज मैं कुछ पढ़ा के ही जाऊँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा, बहुत सारे विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे होंगे, उनका इंटरेस्ट ट्रिक पे ज़्यादा आ गया होगा। तो आज मैं ट्रिकी पे कुछ क्लास आपको देना चाह रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप सभी को पता होगा कि हम लोग बचपन से टेंस पढ़ते आए हैं। सभी को पता होगा टेंस। अंग्रेजी पढ़ने वाला हर विद्यार्थी टेंस जरूर जानता होगा, क्योंकि ये शुरुआती होता है। जिसको अंग्रेजी नहीं भी आता वो भी विद्यार्थी जानता है कि अंग्रेजी एक भाषा है जिसमें टेंस वगैरह होता है। और आप सभी को पता है कि ये टेंस, जब इनके पार्ट्स को हम लोग काउंट कर लेते हैं तो टोटल अंग्रेजी भाषा में जो टेंस होते हैं उनकी संख्या 12 हो जाती है। ठीक है। और इन 12 टेंस में आपको पता है कि अलग अलग टेंस में मुख्य क्रियाओं के अलग अलग फॉर्म्स भी यूज होते हैं। तो आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12 टेंस में लगने वाले मुख्य क्रियाओं के फॉर्म्स को समझते हैं? देखिए, है बहुत छोटी चीज़ें। विशेषकर कोई लड़का जो एसएससी वगैरह की तैयारी करने वाला विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको बड़ा नॉर्मल क्लास लग सकता है, लेकिन उसको भी पता होगा, वो एक अच्छा विद्यार्थी होगा तो उसको भी पता होगा कि एसएससी, विशेषकर अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी एक ऐसा कमीशन है जहां पर बहुत छोटे से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। तो कोई लड़का ये सब कहे कि एसएससी है भाई, तो एसएससी में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ लड़का कोई नहीं हो सकता है। अगर एक सही विद्यार्थी होगा, ईमानदार विद्यार्थी होगा, तो उसको जरूर पता होगा कि एसएससी में बहुत छोटे प्रश्न भी पूछा जाता है और बहुत बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हम किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। और ये जो टेंस होता है तो अंग्रेजी सीखने का एक माध्यम भी बनता है, आगे की चीज़ों को सीखने में हमारी हेल्प करता है। तो आइए बात मैं कर रहा था कि जो हमारे 12 टेंस हैं, क्या 12 टेंस में जो लगने वाले मुख्य क्रियाओं के फॉर्म्स हैं, जैसे किसी टेंस में मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लग जाता है, किसी टेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, किसी में थर्ड फॉर्म लग जाता है, क्या आपको तैयार है? क्या आप बता सकते हैं? जबकि आपको पता है कि अगर एकेडमिक की बात किया जाए तो हम लोग अगर ये मान लेते हैं कि आप क्लास 6 से
लैंग्वेज पढ़ना चालू किया, अंग्रेजी में व्याकरण पढ़ना चालू किया, तो 6 से लेकर 12 तक लगातार आपने 12 टेंस की मुक्रियाओं को पढ़ने का प्रयास किया होगा और याद भी किया। और होता क्या था हम लोग के साथ, जब हमें शुरुआत में पढ़ाया जाता था तो हम लोग को तैयार रहता था, कोई पूछता था हम बता ले जाते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाता है हम लोग भूलते जाते थे। तो ये भूल क्यों रहा है? और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए तो यहाँ भी हमें जो है टेंस की मुक्रियाओं को पढ़ना पड़ा, क्योंकि हमें सेंटेंस पहचानना होता था। वॉइस नहीं सीख पाएंगे इनकी वजह से। भाई वाक्य को पहचानने में हम सहायक क्रिया मुक्रियाओं का हेल्प लेते हैं, तो पता लगा किसी टेंस की मुक्रिया ही आपको नहीं पता है। फॉर्म देख तो रहे हैं कि हाँ सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगा है, लेकिन आप पहचान ही नहीं पा रहे किस टेंस में कौन सा फॉर्म लगा है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वाक्य को, तो दिक्कत यहाँ भी आ रही है। तो क्यों ये भूल रहा है? तो मैं आपको सीधा ही बताऊंगा कि भूलने का सबसे बड़ा कारण है कि आप इनको रट रहे हैं। तो हम रट क्यों रहे हैं? आज भी आप लेबोरियस बनना चाह रहे हैं, जबकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी विद्यार्थी लेबोरियस बहुत बनेगा तो वो सफलता, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पाएगा, सफलता पाएगा, लेकिन जो वो कम समय में पा सकता था उसी को पाने के लिए बहुत अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उसने गंवा दिया। तो आपको स्मार्ट बनना है, ना कि आपको लेबोरियस बनना है। स्मार्ट तरीका अपनाएंगे तो बहुत कम समय देकर, बहुत कम मेहनत करके चीज़ों को आप सीख सकते हैं। और ये मेरा चैलेंज है, अगर आप वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिए, तो उम्मीद करता हूं कि लाइफ में आप 12 टेंस में लगने वाली मुक्रियाओं के फॉर्म्स को आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, मात्र 3 शब्दों के ट्रिक पर, 3 शब्दों के ट्रिक पर 12 टेंस की मुक्रिया आप लाइफ में भूल नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं। करना कुछ नहीं विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है। तो ट्रिक, चूंकि हमें क्या करना है, 12 टेंस में लगने वाली मुक्रियाओं के फॉर्म्स को जानना है। अब ट्रिक कैसे यूज कर रहा हूं, मैंने 3 शब्दों का ट्रिक बताया था, जिसमें पहले शब्द का ट्रिक देखिए क्या कह रहा है। ट्रिक है हमारा पहला कि 12 टेंस में ऐसा टेंस, सभी लोग ध्यान सुन रहे होंगे, 12 टेंस में ऐसा टेंस जिसके नाम में केवल आपको, जिसके नाम में केवल आपको क्या, कंटिन्यूअस शब्द दिखाई पड़ जाए अथवा सुनाई पड़ जाए। ध्यान सुनिएगा, 12 टेंस में ऐसा टेंस जिसके नाम में केवल आपको कंटिन्यूअस शब्द सुनाई पड़ जाए अथवा दिखाई पड़ जाए। तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, उसमें चाहे जैसा लगा हो, चाहे प्रेजेंट लगा के पूछा गया हो, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे परफेक्ट, कुछ भी किया गया हो, इससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि 12 टेंस में वो कौन सा टेंस ऐसा है जिसके नाम में कंटिन्यूअस शब्द हमें दिखाई या सुनाई पड़ रहा है। सुनाई कब पड़ेगा, जब कोई आपको बोल के पूछेगा, और दिखाई कब पड़ेगा, जब मेरे जैसा कोई ऐसे लिखकर आपको पूछेगा। तो उस टेंस में क्या आगे पीछे जुड़ा उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है क्या उस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस शब्द आया है कि नहीं आया है। अगर आपको लग गया कि उसमें कंटिन्यूअस शब्द आया है तो 100%, बल्कि मैं कहता हूँ कसम खा लीजिए आप। सबसे बड़ा कसम होता है मम्मी का। तो बहुत सारे पुराने विद्यार्थी जानते हैं कि मैं इसमें बहुत कसम खिलाता हूँ। तो कसम आपको खाना मम्मी का, बाकी आप घबराए नहीं, कसम खिला के मैं आपसे कुछ लेने वाला नहीं हूँ, बस आपको केवल कसम में हाँ बोलना है, अपनी सहमति केवल देना है। तो ट्रिक फिर से सुनते हैं हम लोग कि 12 टेंस में ऐसा टेंस जिसके नाम में केवल कंटिन्यूअस शब्द हमें दिखाई पड़ जाए अथवा सुनाई पड़ जाए। तो माँ कसम, कसम खा लीजिए, माँ कसम, ऐसे सभी टेंस में मुक्रिया का केवल एक ही फॉर्म आएगा और वो फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। कुछ नहीं करना है, केवल आपने जैसे देखा कि किस टेंस में कंटिन्यूअस शब्द आया, तुरंत आप 100% श्योर हो करके आईएनजी फॉर्म बोलना है। अब आज के बाद आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं से पूछे, बाकी आप सभी को पता है पूछने वाले के पास इतना ज़्यादा सामर्थ्य नहीं होगा कि वो 12 के अलावा 13 टेंस पूछेगा। टेंस की संख्या तो निश्चित है, तो इसका मतलब पूछने वाला जब भी पूछेगा 12 टेंस में से ही घूम घूम कर आपसे पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक राजा की तरह बैठे रहो। बस आप ये सोचिए कि जो भी टेंस सामने वाला बोल रहा है या जो भी टेंस सामने वाला लिख रहा है, क्या उसके लिखने या बोलते समय कंटिन्यूअस शब्द कहीं दिख या सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर दिख गया तो उसमें कुछ भी लगा हो उससे आपको मतलब नहीं है। फिर चाहे आपकी खोपड़ी कोई बंदूक लगा के रखा हो, चाहे आपके गले पे कोई तलवार लगा के रखा हो, आप हिलिएगा मत, केवल एक ही फॉर्म आप बताइएगा और वो फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। अब विद्यार्थियों आपको पता भी नहीं चला, आपने एक शब्द के ट्रिक पर आपने आधे टेंस की मुक्रियाओं के फॉर्म को सीख लिया। जी हाँ, आधे टेंस, तो 12 का आधा कितना हो गया, 6 टेंस। इसका मतलब आपने 6 टेंस की मुक्रिया केवल एक शब्द में सीख लिया है। आप कहेंगे सर विश्वास नहीं हो रहा है,
केवल कंटिन्यूअस पे हम लोग आधे टेंस की मुख्य क्रिया तैयार कर लिए। तो आइए विश्वास दिखाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप सभी लोग कमेंट भी करिएगा, उसमें जवाब जरूर दीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। उसमें सपोज कीजिएगा, आपको कहाँ से मैं पूछ रहा हूँ उससे मतलब नहीं है, नोटिस क्या करना है कंटिन्यूअस शब्द पर। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं लिख भी सकता हूं, देखिए कुछ लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सपोज कीजिए मैं लिखकर आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं भाई बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म आएगा। तो मुझे लगता है सभी लोग ध्यान दे चुके होंगे, इस टेंस में कंटिन्यूअस शब्द आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और जो विद्यार्थी सुन रहे हैं उनको पता होगा, सुनने में आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस शब्द आपको सुनाई पड़ चुका होगा। तो कुछ नहीं करना, उसमें प्रेजेंट लगा क्या लगा आपसे कोई मतलब नहीं है, मुख्य क्रिया किस फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आपने कंटिन्यूअस सुना, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म। फिर मैं आपसे पूछूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहां भी आपने कंटिन्यूअस सुना तो यहां भी आईएनजी फॉर्म। फिर जैसे मैं आपसे कहूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां भी आपने कंटिन्यूअस सुना तो यहां भी आईएनजी फॉर्म। फिर जैसे मैं आपसे कहूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां भी आपने कंटिन्यूअस सुना तो यहां भी आईएनजी फॉर्म। फिर जैसे मैं आपसे कहूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां भी चूंकि कंटिन्यूअस शब्द आप सुन रहे होंगे तो इस नाते यहां भी आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो विद्यार्थियों करना कुछ नहीं, केवल एक शब्द पर काम करना था कि क्या उसके नाम में कहीं कंटिन्यूअस शब्द आपको सुनाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, बस उसमें क्या लगा है, परफेक्ट लगा है, प्रेजेंट लगा है, फ्यूचर लगा, इस पर आप मत ध्यान दो। ये सब पुराने तरीके थे पढ़ने सीखने के, उसी वजह से आप भूल रहे थे। तो स्मार्ट तरीका आप अपनाएंगे, लाइफ में कभी आपसे गलती नहीं होगा। कहीं से कोई पूछे, अगर आपके कान में कंटिन्यूअस शब्द आपको सुनाई पड़ गया है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप एक ही फॉर्म बोलोगे कि इस टेंस में मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है, तो पहले शब्द के ट्रिक से हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने आधे टेंस की मुख्य क्रिया के फॉर्म को तैयार कर लिया। ठीक है, तो अगर आधे टेंस समाप्त किए तो 12 में से अगर 6 को हटा लिया जाए तो कितने हो जाएंगे आपके पास। अब कितना बच रहा हमारे पास, 6 टेंस हमारे बच रहे हैं। केवल एक शब्द के ट्रिक पे आपने 6 टेंस समाप्त किया। देखिए विद्यार्थी दूसरा ट्रिक, पहले शब्द का ट्रिक आप सीख चुके हैं, दूसरा ट्रिक हमारा कह रहा है परफेक्ट। परफेक्ट ठीक, कोई विद्यार्थी अगर परफेक्ट की हिंदी जानता हो तो समझ लीजिए उसको मुख्य क्रिया के फॉर्म को तैयार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आराम से सीख सकता, खुद ही जान जाएगा कि उसमें कौन सा फॉर्म लगेगा। तो ज़्यादातर विद्यार्थी, बहुत इजी चीज़ है, हर लड़का जानता होगा कि परफेक्ट की जो हिंदी होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। ठीक है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। अब विद्यार्थियों आपको खुद निकालना, ट्रिक आपको खुद ही बनाना है, ट्रिक ऊपर से नहीं आया। आप अगर आप भी सोचना चालू कर दें तो आप खुद ट्रिक निकाल सकते हैं, चीज़ों को आसान खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई जो है कोई ऊपर से ज्ञान नहीं मिला, बस सीखने की जरूरत है आपको। अब देखिए यहाँ से हमें समझना है कैसे हम लोग समझे कि परफेक्ट में कौन सा क्रिया का फॉर्म आएगा। तो उसके लिए आपको पता चल चुका है कि इसकी हिंदी पूर्ण होता है। उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो टेंस होते हैं, जो 12 टेंस आप लोग जानते होंगे, हर टेंस हमें क्या बताता है पहले ये भी आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म निकाल पाएंगे। तो आप सभी को पता है कि हर टेंस का जो नाम हम लोग देखते या पढ़ते आए हैं, वो नाम हमें बताते हैं कि उसमें किस तरह के कार्य पाए जाएंगे। हर टेंस का मतलब ही होता है कि वो बताना चाह रहा है कि उसके अंतर्गत किस तरह के कार्य होंगे। और याद रखिए, टेंस का जैसा नाम होता है समझ लीजिए उसमें उसी तरह के कार्य पाए जाएंगे। उसके अतिरिक्त, उसके विपरीत कोई भी कार्य अगर किसी टेंस में पाया गया तो समझिए वो टेंस कभी भी ऐसे कार्यों को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो सदैव ध्यान रखिए, हर टेंस का नाम उसमें होने वाले कार्य को दर्शाता है। अब जैसे कंटिन्यूअस आप लोग पढ़ चुके होंगे, जितने भी टेंस के नाम कंटिन्यूअस होते हैं अक्सर आप देख सकते हैं उसमें किसी कार्य के जारी रहने के विषय में बताया गया होता है। तो अगर परफेक्ट का मतलब पूर्ण है तो इसका मतलब इसमें जो होने वाला कार्य है वो कैसा होगा, पूर्ण होगा। अच्छा, कार्य पूर्ण होगा तो इसका मतलब क्या है, जिसे आप कार्य कहते हैं उसी को तो आप क्रिया बोलते हो। जिसे आप कार्य कहते हो उसे तो क्रिया कहते हैं। आप कभी कभी जब सेंटेंस हिंदी में लिखा जाता है तो अक्सर कोई पूछता भाई बताओ ये हिंदी का वाक्य किस टेंस में है, तो आप सीधा बोलते सर ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है।
आपसे पूछा जाता है कि कैसे आपको पता चला कि परफेक्ट का है, तो आप कहते सर इसमें होने वाला कार्य पूर्ण है, सर इसमें खाना पकाने वाला काम पूरा हो चुका है, सर इसमें नहाने वाला काम पूरा हो चुका है। तो इसका मतलब साफ है, जैसा नाम वैसा काम। तो अगर इस टेंस का नाम पूर्ण है तो इसका मतलब इसमें होने वाला कार्य कैसा है, पूर्ण हो गया। और चूंकि कार्य को ही क्रिया कहा जाता है, इसका मतलब यही दिमाग आपको लगाना है कि इसका मतलब इसमें क्रिया का वो फॉर्म आएगा जो पूर्ण होने का दावा कर रहा होगा। यहां तो आप पहुंच चुके हैं कि इसमें क्रिया का वो फॉर्म आएगा जो पूर्ण होने का दावा कर रहा है। तो अब यह पता लगाने की जरूरत है कि आखिर कौन सी क्रिया का फॉर्म पूर्ण होता है। तो आपको पता लगाने के लिए मैं आपको टेक्निक दे रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक मुख्य क्रियाओं के कितने फॉर्म बताए गए हैं। देखिए, यूज नहीं पूछ रहा हूं कितना आप यूज करते हो फॉर्म, मैं कह रहा हूं कितने फॉर्म्स बताए गए। तो आप सभी को पता होगा अंग्रेजी भाषा कहता है कि प्रत्येक मुख्य क्रिया के मुख्य रूप से 3 ही फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म। और वो फॉर्म कौन है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और ये आपका थर्ड फॉर्म। ये 3 फॉर्म आपके होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक LKG वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूं और अभी आपका ट्रिक आपके सामने आ जाएगा। LKG का विद्यार्थी भी इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। तब तो आप तो बड़े बहादुर हैं, आप बहुत आगे पढ़ रहे हैं भाई, SSC की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप तो उनसे बेहतर ही होंगे। तो LKG क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ गिनती 1 से स्टार्ट करते हो कि 3 से? सारे विद्यार्थी यही कहेंगे सर गिनती स्वाभाविक सी बात, सभी बता देंगे 1 से ही स्टार्ट होता है। तो विद्यार्थियों अगर आप 1 से चलना चालू करें तो आपका चलने वाला काम पूरा कहाँ हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, पूरा आपने कहाँ किया? तो आप सभी लोग देख रहे होंगे 3 पे ही तो आपने पूरा किया। क्या इसके आगे आप जा सकते हो? भाई इसके आगे कोई संख्या नहीं तो आप जा ही कहाँ पाओगे। और यहीं से आपका ट्रिक निकल जाएगा। और ट्रिक कैसे दिमाग में रखना है कि परफेक्ट पूर्ण, मैं बार बार कह रहा हूं परफेक्ट की हिंदी पता होना चाहिए, तभी क्रिया आपका सेट रहेगा दिमाग में। परफेक्ट पूर्ण, क्रिया पूर्ण, मतलब परफेक्ट पूर्ण है तो इसमें होने वाला कार्य या क्रिया पूर्ण रहेगा। तो परफेक्ट पूर्ण, क्रिया पूर्ण, और चूंकि 3 ही क्रिया अर्थात 3 ही क्रिया के फॉर्म है, फर्स्ट अर्थात 1 2 3 के आगे गिनती जाएगा नहीं। 3 पे ही आपने अपनी गिनती को पूर्ण कर लिया। इसका मतलब परफेक्ट में क्रिया कौन से फॉर्म में आएगा? थर्ड फॉर्म में। तो परफेक्ट पूर्ण, क्रिया पूर्ण, 3 ही क्रिया, 1 2 3, थर्ड फॉर्म। अब कुछ विद्यार्थी जो थोड़ा समझदार इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे, उनके मन में इस समझ एक क्वेश्चन चल रहा होगा दिमाग में कि सर अभी आपने बताया कि जहाँ कंटिन्यूअस होगा वहाँ ING फॉर्म कुछ करना नहीं, आगे पीछे नहीं देखना है, परफेक्ट पूर्ण, क्रिया पूर्ण, 1 2 3 थर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन सर बहुत सारे टेंस तो ऐसे होते हैं जिसके नाम में परफेक्ट भी आएगा, कंटिन्यूअस भी आएगा, तब क्या किया जाएगा? तो ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में स्वाभाविक है कि आना चाहिए, लेकिन घबराइए मत। जब मैं ट्रिक को पूरा कंप्लीट करूंगा तो कहीं भी आपके दिमाग में संदेह नहीं रहेगा, आराम से आप क्लियर करते जाएंगे। अब प्रश्न ये आता है कि बहुत सारे टेंस के नाम में परफेक्ट भी दिखाई पड़ता है और कंटिन्यूअस भी दिखाई पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात मैं करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप यहाँ देख सकते हैं, सुनने वाला भी सुन रहा होगा कि मेरे मुंह से परफेक्ट भी निकला है और कंटिन्यूअस भी निकला है। तो ऐसे में आप कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं आप लोग? आप सोच रहे हैं यार यहाँ कंटिन्यूअस भी मैंने सुना है और परफेक्ट भी मैंने सुना है, अब मैं थर्ड फॉर्म बोलूँ कि ING फॉर्म बोलूँ? तो घबराए ना। तब ऐसे में जब मैं कंटिन्यूअस का ट्रिक बता रहा था तो आपको पता होना चाहिए मैंने यहाँ एक कसम खिलाया था, वो भी छोटा मोटा कसम नहीं खिलाया था, माँ कसम। और आपको पता है कि हम लोग माँ के कसम खाने के बाद तो मारपीट भी कर लेते हैं, पीछे नहीं हटते। और जगह मैंने कसम नहीं खिलाया, कहाँ कसम खिलाया? कंटिन्यूअस में खिलाया। तो आपको बस यहीं से इस कसम का फ़ायदा उठाना है। कैसे फ़ायदा उठाना है? कि जब किसी टेंस के नाम में आपको परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों सुनाई पड़ेगा तो कन्फ्यूजन क्या है कि प्रियॉरिटी किस फॉर्म को दिया जाए, ING फॉर्म को कि थर्ड फॉर्म को। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, भाई मम्मी कसम खा के बैठे हो तो प्रियॉरिटी किसको दोगे? जिसमें मम्मी कसम खाए आपने, कंटिन्यूअस में। तो इसका मतलब जब कंटिन्यूअस सुनाई पड़ेगा तो आप माँ कसम खा के बैठे हो, तो जाहिर सी बात है कसम तोड़ना कि निभाना है? निभाना है। तो ING फॉर्म बोलोगे, थर्ड फॉर्म बोलोगे?
तो आप कहेंगे सर आईएनजी फॉर्म बोलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर हमने थर्ड फॉर्म बोला इसका मतलब हमने मम्मी कसम तोड़ दिया वहाँ पर। तो मैं कसम भी जो आपको खिलाया था मैं कोई एंजॉय आपसे नहीं करा रहा था, बस आपके दिमाग में वो ट्रिक सेट होता जाए, इस वजह से मैंने उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया था। ठीक है, तो कसम का फायदा हमें यहाँ पर ये मिलता है कि कोई ऐसा टेंस जहाँ परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों सुनाई पड़ता है तो हमारा दिमाग अंतर कर लेता है कि हमें अब आईएनजी फॉर्म बोलना है कि थर्ड फॉर्म। तुरंत याद आता नहीं यार मैंने कसम खाया था कंटिन्यूस के लिए, इस नाते कंटिन्यूस सुना हूँ तो परफेक्ट को भी बाहर कर दूंगा, लेकिन फॉर्म कौन सा बोलूँगा, आईएनजी फॉर्म। तो इसका फायदा ही मिला कि आईएनजी फॉर्म जो है और थर्ड फॉर्म में अंतर हम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रहे, थर्ड फॉर्म तभी बोलना है जब टेंस के नाम में अकेले आप परफेक्ट को ही केवल सुन रहे हैं तो आप थर्ड फॉर्म बोलेंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, केवल परफेक्ट आपने सुना, कंटिन्यूस नहीं सुना है, तो परफेक्ट केवल सुने तो क्या बोलेंगे, थर्ड फॉर्म। फिर वैसे आपसे कहूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर आपने परफेक्ट सुना, थर्ड फॉर्म। फिर आपसे पूछूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर केवल आपने परफेक्ट सुना तो थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 3 टेंस यहाँ पर और कम कर दिया, अब बचा आपके पास 3 टेंस, और वो अंतर आपको समझ में आ गया ना। अगर कोई आपसे कहता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर है, आईएनजी फॉर्म की थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस सुना आपने। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं केवल समझाने मुझे समय लग रहा है, केवल आपको ट्रिक को एक्सप्लेन करने मुझे समय लग रहा है, लेकिन अगर जो लड़का ध्यान देगा वो अधिकतम 5 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा, वो पूरे 12 टेंस की मुक्रिया कंफर्म कर सकता है। तो अभी के लिए मैंने केवल 2 ही शब्द स्टूडेंट आपके सामने रखा, कंटिन्यूअस और आपका परफेक्ट। इन 2 शब्दों के माध्यम से अगर आप देख सकते हैं तो 9 टेंस की मुक्रिया हमारे पास क्लियर हो चुका है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जहां जहां कंटिन्यूअस वहां पर आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट पूर्ण, क्रियापूर्ण अर्थात थर्ड फॉर्म। अब देखिए तीसरा और अंतिम, इसी पे आपका पूरे 12 टेंस की मुक्रिया तैयार हो जाएगा, और वो ट्रिक आपका है इंडेफिनिट के ऊपर। इंडेफिनिट, इस पे और भी मजेदार ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडेफिनिट को लेकर के। तो विद्यार्थियों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, बचपन से लेकर आज तक चाहे आप किसी गुरु से पढ़ें, चाहे आप किसी पुस्तक से स्वाध्याय किया आपने, मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, इंडेफिनिट जो होता है वो इसका क्रम क्या होता है। प्रत्येक टेंस जब आप शुरू करते, जैसे प्रेजेंट आपने स्टार्ट किया, पास्ट स्टार्ट किया, फ्यूचर स्टार्ट किया, तो नीचे में एक टेंस जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, है ना, जुड़ता आप लोग को पता ही होगा। तो इंडेफिनिट टेंस में किस क्रम पे आता है ये मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि 4 ही क्रम भाई हो सकता है, या तो पहले कंटिन्यूअस होगा, या पहले परफेक्ट हो सकता है, या पहले आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, या पहले आपका इंडेफिनिट हो सकता है। तो इंडेफिनिट टेंस में क्रम में किस नंबर पर रहता है ये मुझे बता दीजिए। तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि हर टीचर, हर पुस्तक हमें बताता है कि इंडेफिनिट हर टेंस का पहला ही टेंस होता है। कोई भी टीचर जब शुरू करता आपको टेंस पढ़ाना, सपोज कीजिए प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाना चालू किया, तो पहले क्या लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ही तो लिखता ना। ऐसा कभी हुआ कोई टीचर आया आपके पास कि विद्यार्थियों आओ मैं आपको आज टेंस पढ़ाना चालू करता हूं, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ। फिक्स है 100%, किसी किताब में किसी भी गुरु साहब पढ़ेंगे तो सभी लोग बताएंगे कि इंडेफिनिट टेंस का पहला ही क्रम में आता है। हर टेंस का जो पहला टेंस बन के आता है वो इंडेफिनिट ही होता है, और यहीं से विद्यार्थियों हमारा ट्रिक बन जाएगा। चूंकि फिक्स है, कभी बदला नहीं आज तक, यही चीज़ मैंने भी नोटिस किया, तब मैंने आपके लिए ट्रिक बनाया। और ट्रिक क्या है, ध्यान सुनिएगा कि चूंकि इंडेफिनिट हर टेंस का पहला टेंस है, इस नाते पहला टेंस, पहला क्या भाई, जो पढ़ने है वही होगा, और क्या क्या पढ़ रहे हो, क्रिया के फॉर्म्स, तो पहला टेंस पहला फॉर्म, करना ही कुछ नहीं था। चूंकि इंडेफिनिट हर टेंस का पहला टेंस होता है तो पहला टेंस पहला ही फॉर्म लेगा, अर्थात इंडेफिनिट कौन सा क्रिया का फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। अब कोई आपसे पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुरंत दिमाग लगाओ, अच्छा यार ये तो पहला ही टेंस बोला जा रहा है, तो पहला टेंस बोला जा रहा है तो पहला फॉर्म बोल दो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आप देखिए 3 टेंस आपका और भी खत्म हुआ तो बचा 0। लेकिन मैं तो बड़े आराम से बोल के जा रहा हूं। अब बहुत सारे विद्यार्थी, मुझे लगता है तो यार इस वीडियो को देखने वाले कम से कम 99% इतना सुनते ही गुस्से में भी आ गए होंगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया एक जगह पर। मैंने कहा कहाँ गलत पढ़ा दिया?
सर अभी आपने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने कहा हाँ यार मैं तो पढ़ा ही दिया था फर्स्ट फॉर्म और पढ़ाता भी हूँ फर्स्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे नहीं सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, पूरा इंडिया सर बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। तो मैं भी कहूँगा यार हाँ मैंने भी तो सुना है कि इंडिया में सभी लोग सेकंड फॉर्म ही पढ़ाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई भी भाषा कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है कि भैया जो लिख दिया वही है। आज भी इंडिया में मैं देखता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज को ऐसे पढ़ते हैं जैसे मानो कि वो रामायण कुरान है कि बस भाई जो लिखा मैं वही पढ़ूंगा, अपना लॉजिक नहीं लगाते यार। सेकंड फॉर्म बताने जो भी लड़का पढ़ता है जो भी बताते हैं मुझे नहीं पता, मैं किसी पे ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई देखिए मैंने आपसे बता दिया हूँ कि ट्रिकी लॉजिकल यहाँ चलेगा। अब हम लोग नियमों को रटेंगे नहीं, हम लोग जानेंगे ऐसा क्यों है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे पास्ट इंडेफिनिट की मुक्रिया सेकंड फॉर्म नहीं है, 100% फर्स्ट फॉर्म ही है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तब तो आप मान ही जाओगे ना। तो आइए, बाकी इसके अलावा भी कोई विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहा होगा उसको लगता नहीं मैं गलत हूँ तो वो कमेंट जरूर करे और उसका जवाब जरूर दिया जाएगा और लॉजिकल दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई चीज़ थोपा नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर आप अपने ऊपर बात मानते हैं नहीं सेकंड फॉर्म, तो आपको भी विद्यार्थी प्रूव करना चाहिए जिससे कि मुझे भी ज्ञान हो कि आप सही हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों सेकंड फॉर्म कैसे नहीं है, फर्स्ट ही फॉर्म है। कैसे आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, जितने लोग जानते होंगे उनको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो मुक्रिया का सेकंड फॉर्म की बात हो रही है वो सारे वाक्यों में नहीं लगता है। एक टेंस के अंतर्गत आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 6 वाक्य हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो क्या 6 वाक्य में आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं। सभी विद्यार्थी बोलेंगे नहीं, केवल एक वाक्य में यूज होता है और वो वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे बहुत सारे लोग पॉजिटिव बोल देते हैं जबकि बोलना नहीं चाहिए। मैं आपके लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप पॉजिटिव असर्टिव बोल देते हैं, यद्यपि वो भी गलत है। अफर्मेटिव सेंटेंस, केवल विद्यार्थियों अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज होता है, बाकी सारे वाक्यों में तो नहीं यूज होता ना। तो जरा सोचिए, इमेजिन करिए, अगर आप बोलते हो कि पास्ट इंडेफिनिट की मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म है, तो मुख्य आप बोल रहे हो यार। अगर मैं आपको आपके परिवार का मुखिया बना दूं, मुखिया जानते हैं ना, जो लड़के गांव से होंगे जानते होंगे, तो मुखिया का क्या दायित्व है? सपोज कीजिए आपके परिवार में 7 लोगों का सदस्य हैं, सब 7 लोग होंगे और उस 7 जो है सदस्यों का मुखिया मैं आपको बना देता हूं। तो मुखिया का क्या दायित्व होता है? सभी सदस्यों का ध्यान देना समान रूप से, कि नहीं 1-2 को ध्यान देना और 1-2 लोग को हटा देना, ऐसा मुखिया का दायित्व होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, मुखिया का मतलब है कि जो परिवार के सभी सदस्यों का समान ध्यान रखे, एक जैसा ध्यान, कहते नहीं एक नज़र से देखना। तो यार तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर पास्ट इंडेफिनिट की मुक्रिया, यही बोल रहे हो आप लोग, आप लोगों ने यही कहा कि पास्ट इंडेफिनिट की मुक्रिया सेकंड फॉर्म है, राइट। तो भाई आप इसको मुखिया बनाना और सेकंड फॉर्म को, तो अगर ये मुखिया है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत जो 6 वाक्य आएंगे वो 6 में लगना चाहिए। और आपने कहा नहीं सर नहीं लगता, केवल एक ही वाक्य में। तो यार ये तो मुखिया का दायित्व ही नहीं पूरा कर पा रहा ना सेकंड फॉर्म। अगर ये मुखिया होता तो सारे वाक्य में आता, सबको समान ध्यान रखता, लेकिन बेचारा केवल एक ही वाक्य में आता है। तो आप कैसे कह सकते हो सेकंड फॉर्म हो सकता है मुक्रिया का? ये तो मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब समझा रहा हूं कि आप यहां भी समझ सकते हैं कि अगर ये मुखिया होता तो सारे वाक्य में आता, लेकिन बेचारा मुखिया धर्म निभा ही नहीं पा रहा, केवल एक ही वाक्य में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब मैं इसके कारण को बताता हूं कि विद्यार्थियों फर्स्ट फॉर्म ही है, ये तो मजबूरी में सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो कैसे? आप सभी को पता होगा कि केवल पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लगता है, और एक खास चीज है कि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सबको पता होगा, क्लियर है ना? चाहे जिससे बात कर लीजिए, गुरु से बात करिए, पुस्तकों में भी देख लीजिए आप लोग, पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। और सहायक क्रिया है क्या पास्ट इंडेफिनिट का? डिड।
क्लियर? तो विद्यार्थियों होता क्या है, कैसे सेकंड फॉर्म बन के आ जाता है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं तो हर लड़का जानता होगा भाई किसी भी साधारण वाक्य में कि सबसे पहले क्या आता है भाई, सब्जेक्ट आ जाता है। कुछ लड़के जानते हैं भाई, प्लस नियम बहुत पढ़े आप लोग। फिर आपका जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब आ जाता है। यही स्ट्रक्चर नॉर्मली बनता है किसी भी साधारण वाक्य का। तो सोचिए, सब्जेक्ट की बात छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए अफर्मेटिव में सहायक क्रिया लगता तो यहाँ क्या हो जाता आपका डिड, सहायक क्रिया नीचे क्या आ जाता डिड। और चूंकि मैंने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट के मुख्य सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म है तो V1, यही तो कॉन्सेप्ट बनता। अब तक ध्यान सुनिएगा। अब अभी आपने कहा कि सर चूंकि पास्ट इंडेफिनिट साधारण वाक्य में सहायक क्रिया लगता कि नहीं लगता, नहीं लगता है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया नहीं लगता विद्यार्थियों, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको रिमूव कर देंगे, यहां से हटा दिया भाई, सहायक क्रिया आपका हट गया। तो विद्यार्थियों हट गया, ये अंग्रेजी भाषा है, किसी का पद खाली नहीं होना चाहिए। पद खाली होगा तो फंक्शन बदल जाएंगे। सरकारों में भी देखिए पद जल्दी खाली बहुत दिन तक नहीं रहता है। पता लगा राष्ट्रपति चला गया तो बस राष्ट्रपति चला गया, पद ऐसे खाली पड़ा रहेगा। तो वहाँ बताया गया कि जब तक राष्ट्रपति नहीं है तब तक उसके स्थान पे कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा, पद खाली नहीं होना चाहिए। तो इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सहायक क्रिया वाला पद क्या विद्यार्थियों खाली हो गया। तो विद्यार्थियों होता एक्चुअली में ये है कि जब पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सहायक क्रिया को हटाया जाता है तब आपकी जो मुख्य क्रिया होता है मेन वर्ब, वो उसके स्थान पे विद्यार्थियों काम करने लगता है, उसके पोजीशन पे जाकर आपकी मुख्य क्रिया काम करती है। तो कोई किसी के स्थान पे काम करेगा तो ऐसे जाके बैठ जाओगे, बताइए। वैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, यहाँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर, और मुझे यहाँ से हटा दिया जाए तो मेरे स्थान पे आने वाला जो टीचर होगा क्या हिंदी पढ़ाएगा? मेरा स्थान कौन ले सकता है? जो मेरे जैसा होगा, अर्थात अंग्रेजी पढ़ाने वाला होगा, वही तो मेरा स्थान ले सकता है ना। तो ऐसे में विद्यार्थियों जब ये सहायक क्रिया यहाँ से हटा तो मुख्य क्रिया इसके स्थान पे काम करने के लिए आई, और जब ये आई तो पहले देखेगी कि मैं जिसके स्थान पे काम करने के लिए जा रही हूं वो किस रूप में है, किस रूप में है। तो डिड विद्यार्थियों जानते हैं डिड कौन से फॉर्म में है? डिड विद्यार्थियों डू का सेकंड फॉर्म होता है। आप डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा, डू का जो फर्स्ट फॉर्म हो तो डू ही होता है, सेकंड फॉर्म आपका डिड होता है और थर्ड फॉर्म इसका डन होता है। तो डिड यहाँ पर किस फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म में। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं अगर जाने वाली सहायक क्रिया सेकंड फॉर्म में जाएगी तो उसके स्थान पे आने वाली मुख्य क्रिया किस रूप में काम करेगी? बताइए भाई, सेकंड फॉर्म में काम करेगी ना, क्योंकि जाने वाली सहायक क्रिया अगर सेकंड फॉर्म में गई तो उसके स्थान पे आने वाली मुख्य क्रिया भी तो सेकंड फॉर्म में ही आएगी। और चूंकि यहाँ पर क्रिया फर्स्ट फॉर्म में था और जाने वाली सहायक क्रिया सेकंड फॉर्म में, तो मुख्य क्रिया अपने आप को क्या बनाएगी? सेकंड फॉर्म बनाएगी। और विद्यार्थियों यही वजह है कि जब ये मुख्य क्रिया सहायक क्रिया के स्थान पे आती है तो सहायक क्रिया जैसा बन जाती है, अर्थात खुद को भी सेकंड में कन्वर्ट कर देती है। और यही वजह है कि पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आप समझदार हैं, जब नकारात्मक वाक्य आता है, प्रश्नवाचक वाक्य आता है, तो ऐसी दशा में आपको पता होगा क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। किताबों पलट लीजिएगा जा करके, जरा सभी कंफ्यूजन हो तो किताबों को देख लीजिए, गुरुओं से पूछिएगा। जैसे ही नकारात्मक वाक्य आएगा आपकी क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो जाती। क्यों? क्योंकि नकारात्मक वाक्य जब आएगा तो आपका ये डिड जो साधारण वाक्य में चली जाती है वही डिड नकारात्मक और अन्य वाक्यों में आना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब अब मुख्य क्रिया को सहायक क्रिया के स्थान पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब नहीं है तो मुख्य क्रिया अपने मूल अवस्था में बैठी है, और यहाँ जरूरत था इस नाते सेकंड फॉर्म बना ली उसने अपने आप को। तो मेन कारण विद्यार्थियों यही था जो बचपन से आप लोगों ने गलत ढंग से पढ़ते आ रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म है। एक्चुअली सेकंड फॉर्म नहीं था, मेन रीजन यही था जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप ट्रिक भी यूज करेंगे तो इंडेफिनिट में क्रिया का फर्स्ट ही फॉर्म बोलेंगे, इंडेफिनिट पहला टेंस पहला फॉर्म। बस अंत में आपको अपवाद याद रखना है कि ये अपवाद है कि केवल पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो ट्रिक आपका कंप्लीट विद्यार्थियों। 3 शब्दों पर ही आपका पूरे 12 टेंस की मुख्य क्रिया तैयार हो चुका है। कैसे तैयार हुआ? जहां जहां कंटिन्यूअस 12 टेंस में ऐसा टेंस जिसके नाम में कंटिन्यूअस मुख्य क्रिया का 100% आईएनजी फॉर्म आएगा, परफेक्ट पूर्ण क्रिया पूर्ण अर्थात 1 2 3 थर्ड फॉर्म, और इनडेफिनिट पहला टेंस पहला फॉर्म अर्थात तीनों इंडेफिनिट में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। बस अंत में आप दिमाग में रखिएगा कि अपवाद है कि पास्ट इंडेफिनिट के केवल एक वाक्य साधारण वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है।
तो इस तरीके से आप लोग 12 टेंस की मुक्रियाओं को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं चीज़ को आप बहुत रट के भूल जाते हैं। अब आप उंगलियों पे रखे रहिएगा बेटा, 3 शब्द पे ध्यान रखना, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज जैसे मैं डेमो देने के लिए आज क्लास में आया था और उम्मीद है कि आप क्लास और भी बेहतर चलेगा और बहुत काफ़ी प्रयास सब लोग कर रहे हैं और सर से बात हो जाएगी तो प्रैक्टिस वगैरह भी आपका चलेगा, जिससे कुछ बच्चे जो जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया था वो लोग भी जो है इसमें जुड़ सके। और जो बच्चे इस संस्थान के हैं वो तो वीडियो फिलहाल देख ही रहे हैं, और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि जो है अपने सारे मित्रों को इस चैनल के विषय में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि जो अच्छी चीज़ें हैं आपको भी मिल सके, आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। और लाइक शेयर जरूर करें भाई, इसमें बहुत समय लगता नहीं, लेकिन आप लोग जो है सारी कंजूसी वहीं कर देते हैं। हम लोग आपको फ्री यहाँ क्लास दे रहे हैं तो इतना तो यार कर ही सकते हो, कम से कम लाइक तो कर दिया करो, लाइक कर दिया करिए आप लोग, शेयर जरूर करें और फ्रेंड्स से जरूर चर्चा करें। आप तमाम चैनल को देख रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि आज मेरा पहला क्लास है, सारे क्लासेस देखिए, सर ने सारे क्लासेस की बात किया यहाँ पर, तो आप सारे क्लासेस देखें और उसके बाद डिसाइड करिए किस चैनल पे कैसा क्लास चल रहा है। ठीक है, सबसे नया जब आपको मिले तभी यहाँ पर आप जुड़ें, और उम्मीद है कि बहुत बेहतर क्लास आपको मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।